5 named as cycloalkanes. In this lecture, we will cover the introduction, cycloalkanes definition, all the theories given by the scientists, their preparation, and the reactions which are given by the cyclopropane and cyclobutane. So students, let's start with our introductions. तो स्टूडेंट्स, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पास आता है वर्ड साइक्लोएल्केन्स। साइक्लोएल्केन्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। नंबर 1 जो है हम इसे तोड़ेंगे तो साइक्लो, द नंबर 2 इज एल्केन्स। स्टूडेंट, साइक्लो का मतलब क्या होता है? साइक्लो का मतलब होता है कोई भी कंपाउंड जिसकी रिंग स्ट्रक्चर हो। साइक्लो मतलब साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर हो। और एल्केन्स से आप क्या समझते हो? जो सैचुरेशन कंपाउंड होते हैं। सैचुरेशन कंपाउंड क्या होते हैं? जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। और अनसैचुरेशन कंपाउंड क्या होते हैं? जिसके बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो हमारे पास ये है साइक्लोएल्केन्स, मींस के साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर होगी विद एल्केन्स, मतलब कि जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास आता है मीथेन। मीथेन अगर आपको ऐसे नहीं समझा रहा हो तो हम स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला आता है CH4। देखिए C हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, all the hydrogen are reacted with the carbon with the single bond. It means these are the saturated compounds and are classified under the category of alkanes. अगर हम और बात करें मीथेन, इथेन, इथेन आ गया, CH3 then प्रोपेन, CH3 CH2 CH3, जिसे कहा जाता है C3 and H8। आगे बुटेन, पेंटेन, हेक्सेन एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि साइक्लोएल्केन्स के बारे में, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? साइक्लोएल्केन्स का CnH2n। पर ध्यान में रखना कि हमारी जो रिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो किससे आगे बनेगी? अगर 3 हाइड्रोजन होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 3 कंपाउंड होंगे, मींस अगर मीथेन के बारे में हम देखें, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। CH4 की अगर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो नहीं बनेगी। अगर हम चाहें कि इथेन की बने, इथेन की भी नहीं बनेगी, बिकॉज़ दे हैव ओनली कंटेन 2 कंपाउंड। अब हम प्रोपेन की बात करेंगे। प्रोपेन में है CH3 CH2 एंड CH3। अगर इसकी हम साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो ये बन सकती है। इसलिए हम ऐसे साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे CH2 CH2 एंड CH2। ये हमारा हो गया साइक्लोप्रोपेन। इसलिए ध्यान में रखना कि जो n की वैल्यू है वो मोर देन 3 होगी, 3 4 5 6 एटसेट्रा। ये हमने पढ़ लिया कि हमारे इंट्रोडक्शन के बारे में कि हमारा जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। और जो हमारी n की वैल्यू होती है मोर देन 3 होती है, मींस अगर 3 से ज्यादा कंपाउंड होंगे तभी हमारी साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर बन पाएगी। क्योंकि हमें पता है कि साइक्लोएल्केन में जो साइक्लो वर्ड है वो है रिंग के बारे में, और जो अल्केन्स है वो सिंगल बॉन्ड के बारे में बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन और कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमने बात कर ली कि हमारी साइक्लोएल्केन्स की इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम बात करेंगे कि प्रिपरेशन कैसे की जाती है साइक्लोएल्केन्स की। तो स्टूडेंट्स, चलिए जानते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करते हैं। अब हम करते हैं अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट। तो सबसे जो फर्स्ट मेथड होता है वो होता है फ्रॉम डाई हैलोजेंस कंपाउंड्स। डाई हैलोजन कंपाउंड, जैसे कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था, जब डिटर्जेंट के सेमिनार दे रहा था उसमें बताया था कि हैलोजेंस क्या होते हैं। अगर आप बच्चों को याद होगा तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सभी हमारे हैलोजेंस होते हैं। बट दिमाग में रखने वाली बात क्या है कि इसके आगे क्या लगा हुआ है? डाई। डाई का मतलब होता है 2। ओके, फ्रॉम डाई हैलोजन कंपाउंड्स मीन अगर जो भी अपना हैलोजेंस लेंगे वो कौन से लेंगे? 2 लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें जैसे CH2 Br, CH2 CH2 एंड Br, जहां से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3, तो हमारा ये कैसे लिख होगा? ये कंपाउंड 1 3 डाइब्रोमो प्रोपेन, 3 डाइब्रोमो प्रोपेन। अब क्या करेंगे? अब हम जब इसे जिंक से रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, जब हम हीट करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा CH2 CH2 एंड CH2। ये बन गया हमारा साइक्लोप्रोपेन प्लस ZnBr2। कितना सिंपल था, प्लस ZnBr2, जिंक ब्रोमाइड प्लस
साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन ये तो हमारी होगी साइक्लोप्रोपेन की रिएक्शन। ये कितनी इजी रिएक्शन थी फ्रॉम डायल्यूरोजन से। क्या किया हमने, पहले तो साइक्लोप्रोपेन के जो होते हैं प्रोपेन लिया, उसके बाद उसे 2 ब्रोमो, जैसे कि हमने पढ़ा है डायल्यूरोजन, इसलिए 2 ब्रोमो से रिएक्ट करा दिया, फिर जिंक की प्रेजेंस में हीट कर दिया, तो हमारे पास साइक्लोप्रोपेन इजीली निकल के आ गया, प्लस ZnBr2 जो अदर प्रोडक्ट था वो भी निकल के आ गया। ऐसे ही हम साइक्लोब्यूटेन की बात करेंगे। ऐसे ही हम साइक्लोब्यूटेन की बात करते हैं तो हमारे पास है CH2 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 एंड Br। अब क्या करेंगे, ये है 1 2 3 4 1 4 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। जब इसे क्या करेंगे, जिंक से रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, जे जो है जे अलग हो जाएगा और Zn है जो Br से रिएक्ट कर जाएगा, तो फिर से वही प्रोडक्ट बनेगा। अब हमारे पास CH2 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 CH2, जे तो हमारे पास हो गया साइक्लोब्यूटेन, प्लस हमारे पास क्या निकल के आया, हमारे पास निकल गया ZnBr2। तो स्टूडेंट्स कितना इजी था, हमें सिर्फ फर्स्ट रिएक्शन याद करने की जरूरत है, उसके बाद हमें उससे आगे रिएक्शंस हम इसी प्रकार से इजी बिल्कुल बना सकते हैं। तो अगर हम बात करें हमारे साइक्लोपेंटेन के बारे में, साइक्लोपेंटेन में क्या होगा, CH2 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 एंड Br, देन CH2 CH2 एंड Br। ये क्या हो गया, नंबरिंग 1 2 3 4 5, ये क्या नाम बना इसका, 1 5 डाई ब्रोमो, बिकॉज 2 ब्रोमो लगे हैं ब्रोमीन, डाई ब्रोमो पेंटेन। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, जैसे पिछली बार किया था, जिंक से रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, हीट। जब उसे हीट भी करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो आएगा CH2 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 एंड CH2। ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया साइक्लोपेंटेन, प्लस फिर से वही Zn प्लस Br2, जे वाला प्रोडक्ट अलग निकल जाएगा, ZnBr2 जिंक ब्रोमाइड। तो ये कितना सिंपल था फ्रॉम द डायल्यूरोजन। इसी प्रकार हम फ्रॉम हेक्सेन से भी कर सकते हैं, जैसे हमने पेंटेन से किया ऐसे हेक्सेन से करेंगे तो साइक्लोहेक्सेन निकल के आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये तो हमने प्रैक्टिस कर ली फ्रॉम डायल्यूरोजन से। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा सेकंड मेथड है उसके बारे में। तो स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है फ्रॉम कैल्शियम एडिपेट। फ्रॉम कैल्शियम एडिपेट, कैल्शियम एडिपेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है CH2 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 C डबल बॉन्ड O एंड C। ये हमारा हो गया कैल्शियम एडिपेट। अब क्या करेंगे, जब कैल्शियम एडिपेट को हीट करेंगे, अगर जब हम इसे हीट प्रोवाइड करेंगे कैल्शियम एडिपेट को, तो क्या होगा, जो हमारा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है ना, वो निकल जाएगा, इस रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH2 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 एंड C डबल बॉन्ड O। ये क्या बन गया, ये बन गया साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये बन गया साइक्लोपेंटेनोल। ये हमारा हो गया कीटोन ग्रुप, ये हमारे पास कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो गया, और जिसे पूरी स्ट्रक्चर को कहा जाता है साइक्लोपेंटेनोल। क्यों कहा जाता है, एक तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ऊपर से 5 इसमें कार्बन अटैच है, इसमें साइक्लोपेंटेनोल, एक कीटोन ग्रुप है पेंटेनोल। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ये रिएक्शन है, जब हम इसे साइक्लोपेंटेनोल को जिंक Zn और Hb मर्करी की प्रेजेंस इसमें कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में जब इसे रिएक्ट कराएंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन के आएगा स्टूडेंट्स, वो बनेगा, जहां पे मैं ऊपर लिख रहा हूं, जहां से जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH2 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 एंड CH2। ये क्या बन गया, साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन जो कि साइक्लोएल्केन्स की ही क्लासिफिकेशन है, साइक्लोपेंटेन बन गया। और हमारे पास ZnO जिंक ऑक्साइड फर्दर प्रोडक्ट निकल के बाहर आ गया। तो स्टूडेंट फ्रॉम कैल्शियम एडिपेट से हमने जब प्रिपरेशन की तो क्या प्रिपेयर होता है, साइक्लोपेंटेन। तो स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रिपरेशन की टाइप्स के बारे में। स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है फ्रॉम एल्कीन्स। फ्रॉम एल्कीन्स
ध्यान में रखना फ्रॉम एल्कीन्स, जो जिससे जब एल्कीन से प्रेपरेशन करते हैं किसी भी साइक्लोएल्केन्स की, तो उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? साइमन स्मिथ रिएक्शन। अगर पेपर में या एग्जाम में पूछा जाए कि साइमन स्मिथ रिएक्शन कौन सी होती है, तो वहां पे यही लिखेंगे फ्रॉम एल्कीन से जब हम प्रेपरेशन करेंगे हमारे साइक्लोएल्केन्स की। तो फ्रॉम एल्कीन से, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अल्केन और एल्कीन्स में क्या डिफरेंस होता है, कि जो अल्केन होते हैं उनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है जिसे हम सैचुरेशन कंपाउंड कहते हैं, और एल्कीन्स है इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, इसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहा जाता है। तो अगर हम एग्जांपल ले CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो स्टूडेंट अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3, अगर नंबरिंग के बिहाफ से हम इसे नेमिंग देना चाहे तो ये है 3 कार्बन लगे हुए, इस मींस प्रो जो फर्स्ट पोजीशन है उसमें डबल बॉन्ड है, इसलिए 1E प्रो 1E। क्या करेंगे, जब इसे हम रिएक्ट कराएंगे किससे? डाईआइडोमीथेन, डाईआइडोमीथेन, डाई मींस 2, आयोडीन, आयोडीन में आयोडो मीन आयोडीन, इट मींस कि 2 आयोडीन प्रेजेंट है विद मीथेन CH2, ये हो गया फार्मूला डाईआइडोमीथेन का CH2I2। तो अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा? हमारे पास आएगा CH3 CH CH2 एंड CH2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया साइक्लोप्रोपेन। तो देखो कितनी सिंपल वे से हमने फ्रॉम एल्कीन से साइक्लोएल्केन्स की रिएक्शन कर ली और हमारे पास जो प्रोडक्ट आ गया वो आ गया साइक्लोप्रोपेन। अगर एग्जाम में आता है कि साइमन स्मिथ रिएक्शन बोलो, जस्ट फ्रॉम एल्कीन्स रिएक्शन बताओ, तो दोनों रिएक्शन सेम ही है, इसमें जो प्रोडक्ट निकल आएगा वो आएगा साइक्लोप्रोपेन। तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, जो फ्रॉम एल्कीन्स रिएक्शन है उसे ही साइमन स्मिथ का नाम दिया गया है। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड के ऊपर। तो स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो सबसे इजीएस्ट मेथड है, वो है फ्रॉम एरोमेटिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स स्टार्टिंग के यूनिट से हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड उठाते हैं। अगर हम C6H6, मुझे लगता है कि आप सभी बच्चों को पता होगा ये किसका केमिकल फॉर्मूला है। जी हाँ स्टूडेंट, ये है बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला, बेंजीन, C6H6 बेंजीन। क्या होता है कि जब हम इसकी केमिकल स्ट्रक्चर से देखते हैं कि बेंजीन है, ये हमें पता है कि रेजोनेंस इफेक्ट की तरह से इसमें सिंगल और डबल बॉन्ड है। जब भी बेंजीन रिएक्ट करेंगे किससे? ये हमारी हो गई बेंजीन, हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे, क्या करेंगे उसमें? जब हीट उसे प्रोवाइड करेंगे विद, ये बात ध्यान में रखना कि जब हीट प्रोवाइड करेंगे विद हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तब हम टेम्परेचर भी बिल्कुल हाई रखेंगे और प्रेशर भी बिल्कुल हाई रखेंगे, तब जो हमारे पास प्रोडक्ट निकल के आएगा वो बिल्कुल इजी वे से निकल के आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन। जी हाँ स्टूडेंट, जब भी हम बेंजीन को हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो आएगा साइक्लोहेक्सेन। तो अब हमारी जो लास्ट मेथड है उसके बारे में हम चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब तक हमने पढ़ लिया कि हमारे साइक्लोएल्केन्स क्या होते हैं और उनकी प्रेपरेशन किस प्रकार होती है। अब हम बात करेंगे उन साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने इसके ऊपर थ्योरीज दी थी, मींस के साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी के ऊपर थ्योरीज बनी थी। जो हमारे पास 3 साइंटिस्ट थे, एक था वेयरस्टेन, सेकंड था सेचेमोर एंड थर्ड था पोल्सन मोफिट। इन तीनों साइंटिस्ट को अब हम डिटेल में बात करते हुए बिल्कुल एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स बी कंसंट्रेशन ऑफ द व्हाइट बोर्ड। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास फर्स्ट साइंटिस्ट है वो है बेयर साइंटिस्ट, जिसका नाम है BAEYER, जिसने थ्योरी दी थी वेयरस्टेन थ्योरी। वेयरस्टेन थ्योरी कब आई थी? इन 1885 में जर्मन का एक साइंटिस्ट था बेयर, जर्मन का एक साइंटिस्ट था बेयर, जिसने अपनी थ्योरी दी थी। उसने क्या किया था? उसने साइक्लोएल्केन्स की रिंग की स्टेबिलिटी के बारे में बताया था। स्ट्रेन वर्ड से हम क्या समझते हो स्टूडेंट? स्ट्रेन अगर हम ब्रीफली ना जाए, डीपली इसके
बारे में ना समझे तो ये इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। मतलब अगर हम एग्जांपल लें कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन हाइट अपॉन ओरिजिनल हाइट, ये होती है स्ट्रेन कि डायमेंशन ओरिजिनल उतनी कितनी है, उसमें कितना ज्यादा चेंज आता है, वो होती है स्ट्रेन। ये तो हमने बात कर ली कि स्ट्रेन। अब हम बात करेंगे कि उसकी थ्योरी के बारे में। उसने अपनी थ्योरी बताते समय उसने कुछ बातों को अज्यूम किया था। उसने क्या अज्यूम की थी, अगर हम वन बाय वन बात करें, सबसे पहले उसने कहा था कि जो नॉर्मल एंगल है बिटवीन द पेयर ऑफ द बोन्स ऑफ द कार्बन, फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन कार्बन, ये है ना जो कार्बन कार्बन, उसने कहा था कि इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, ये जो बॉन्ड एंगल बन रहा है 109 डिग्री, उसने ये एज्यूम किया था। सबसे पहले कोई भी थ्योरी चलती है सबसे पहले अजम्पशन ही होती है। अगर न्यूटन ने फाइंड किया था कि ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी भी पूछा है, तो सबसे पहले उसने भी एज्यूम किया था कि क्यों, व्हाई द एप्पल, क्यों गिरता है, कि एप्पल जमीन में ही क्यों गिरा, ऊपर को क्यों नहीं गिरा। इसलिए जब बेयरस्टेन अपनी थ्योरी दे रहा था, कुछ चीजें इसने भी अजम्पशन की थी, एज्यूम किया था। सबसे पहली बात जो इसने एज्यूम की थी कि बोला था कि जो नॉर्मल एंगल है बिटवीन द पेयर ऑफ द बोन्स ऑफ द कार्बन एटम इज 109 डिग्री एंगल। जो सेकंड बात इसने एज्यूम की थी, इसने कहा था कि ऑल द साइक्लोएल्केन्स आर प्लेनर। इसने कहा था कि ऑल द साइक्लोएल्केन्स आर प्लेनर। एक तो इसने कहा था कि जो हमारा जो एंगल बन रहा है वो बिटवीन द कार्बन एटम द बोन्स ऑफ द पेयर वो है 109 डिग्री। जो सेकंड अजम्पशन थी कि ऑल द साइक्लोएल्केन्स आर प्लेनर, इसने कहा था कि जितनी भी साइक्लोएल्केन्स है वो सभी प्लेनर स्ट्रक्चर है। इसने क्या किया, स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन के बेसिस पे ही इसने सभी साइक्लोएल्केन्स की स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को बता दिया। जैसे कि हम जाने, जो सबसे फर्स्ट है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। इसने क्या किया, CH2 CH2 CH2, जिसे कि हमें पता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें। इसने किया था कि इसने डिजायर्ड एंगल तो 109 डिग्री रख ही लिया था। अगर साइक्लोप्रोपेन की बात करें तो इसने एक्चुअल एंगल लिया 60 डिग्री, एक्चुअल एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, और डिजायर्ड एंगल हमारे पास कितना था, 109 डिग्री। तो एंगल स्ट्रेन कैसे निकलती थी, एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला था कि डिजायर्ड एंगल माइनस एक्चुअल एंगल। डिजायर्ड एंगल हमारे पास 109 डिग्री था और एक्चुअल एंगल 60 डिग्री, तो इसने स्ट्रेन निकाली थी 49 डिग्री। तो जो एंगल स्ट्रेन हमारी साइक्लोप्रोपेन की निकली थी वो 49 डिग्री निकली थी अकॉर्डिंग टू द बेयरस्टेन थ्योरी। अब हम बात करेंगे साइक्लोब्यूटेन के बारे में। अब हम बात करेंगे साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन CH2 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 CH2, जो डिजायर्ड एंगल है वो तो फिर वही रहेगा, जो डिजायर्ड एंगल है 109 डिग्री रहेगा, बट इसमें जो एक्चुअल एंगल था वो था 90 डिग्री। अकॉर्डिंग टू बेयर एंगल स्ट्रेन कितना आएगा, फिर एंगल स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है कि डिजायर्ड एंगल माइनस एक्चुअल एंगल मीन 109 डिग्री माइनस 90 डिग्री, जे आ गया 90 डिग्री। तो अगर इसी प्रकार हम बात करें साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन की स्ट्रक्चर होती है कि इसमें CH2 CH2 5 बार अटैच होते हैं। अगर इसकी हम स्ट्रक्चर देखें CH2 CH2, ये होगी हमारी साइक्लोपेंटेन की स्ट्रक्चर। उसमें भी डिजायर्ड एंगल इसने सेम लिया था, बट उसमें इसने एक्चुअल एंगल कितना लिया था, उसमें एक्चुअल एंगल 108 डिग्री लिया था। तो अगर एंगल स्ट्रेन देखिए 109 डिग्री माइनस 108 डिग्री, तो इसमें आएगी 1 डिग्री। ऐसे साइक्लोहेक्सेन के बारे में, अगर साइक्लोहेक्सेन के बारे में देखें तो साइक्लोहेक्सेन में इसने एक्चुअल एंगल लिया था 120 डिग्री और डिजायर्ड एंगल हमारे पास है 109 डिग्री। तो एंगल स्ट्रेन कैसे निकलेगी, डिजायर्ड एंगल माइनस एक्चुअल एंगल मींस 109 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 11 डिग्री। ये तो इसने बता दिया था कि एंगल स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू, बट इसकी गलती कहां थी, हमें पता है कि हर साइंटिस्ट सबसे पहले अज्यूम ही करता है, बट आगे फर्दर साइंटिस्ट उसमें कुछ ना
कुछ गलतियां निकाल ही लेते हैं, जो करेक्शन करते हैं बाद में। क्या किया था, इसने अपनी थ्योरी पूरी बता दी। अकॉर्डिंग टू हिम बेयर स्टेन के अकॉर्डिंगली साइक्लोप्रोपेन जो सबसे लेस रिएक्टिव थी, सबसे मोर रिएक्टिव थी और लेस स्टेबल थी। सबसे अगर रिएक्टिव की बात करें, अगर स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी साइक्लोप्रोपेन लेस स्टेबल है देन साइक्लोब्यूटेन, देन उससे ज्यादा स्टेबल है साइक्लोपेंटेन। और इसने कहा था कि जो साइक्लोपेंटेन है ना वो साइक्लोहेक्सेन से भी ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज इसने कहा था कि साइक्लोप्रोपेन की कितनी दी थी इसने, जो एंगल स्ट्रेन दिया था 49 डिग्री, साइक्लोब्यूटेन का एंगल स्ट्रेन दिया था 19 डिग्री, साइक्लोपेंटेन का इसने निकाल के दे दिया 1 डिग्री एंड साइक्लोहेक्सेन का कितना दिया था 11 डिग्री। अगर इसने एंगल स्ट्रेन के बारे में देखा तो सबसे कम एंगल स्ट्रेन 1 डिग्री होता है जो कि साइक्लोपेंटेन में लग रहा है, बट उसने कहा कि सबसे ज्यादा स्टेबल जो है साइक्लोपेंटेन है और सबसे कम स्टेबल है वो साइक्लोप्रोपेन है। उसकी थ्योरी इस तक तो सही थी कि सबसे कम स्टेबल, सबसे लेस स्टेबल और मोर एक्टिव साइक्लोप्रोपेन है, बट वो जहां पे गलत हो गया कि साइक्लोपेंटेन साइक्लोहेक्सेन से भी मोर स्टेबल है। उसने तो ऐसा बता दिया, बट अकॉर्डिंग टू क्या था कि साइक्लोहेक्सेन सबसे ज्यादा स्टेबल था और लेस रिएक्टिव था देन साइक्लोपेंटेन, फिर साइक्लोब्यूटेन और मोर रिएक्टिव था जो साइक्लोप्रोपेन था। तो स्टूडेंट्स एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई देखे तो उसमें से जो क्वेश्चन निकल के आता है तो वो है जे वाला कि व्हाई साइक्लोप्रोपेन इज मोर रिएक्टिव। जहां कुछ एग्जामिनर इस प्रकार लिख देता है कि व्हाई साइक्लोप्रोपेन इज मोर रिएक्टिव और जहां तो इस तरह लिखते हैं व्हाई साइक्लोप्रोपेन इज लेस स्टेबल। तो क्या था कि अकॉर्डिंग टू बेयर ने कहा था कि जो इसमें एंगल है, फॉर एग्जांपल अगर कार्बन 2 है, कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, जो इसमें ओवरलैपिंग है अकॉर्डिंग टू बेयर, अगर इसमें 60 डिग्री एंगल है तो इसमें कुछ इस प्रकार ओवरलैपिंग होनी चाहिए थी। जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड बनना चाहिए था, उसमें इस प्रकार ओवरलैपिंग होनी चाहिए थी, बट एक्चुअल में ओवरलैपिंग ऐसी थी ही नहीं। जो रियल ओवरलैपिंग थी वो थी, जो रियल में ओवरलैपिंग हो रही थी वो कुछ इस प्रकार थी, वो कुछ बेंट की शेप में बाहर की तरफ थी। जो रियल ओवरलैपिंग हो रही थी, अगर 60 डिग्री का एंगल था इसमें, तो जो रियल ओवरलैपिंग है वो कुछ इस प्रकार है। रियल ओवरलैपिंग इस प्रकार होने की वजह से रियल ओवरलैपिंग इस प्रकार से होने की वजह से जो इजीली जो ब्रेक हो जाते थे, इसके जो ग्रुप के मेंबर थे ना, ये ओवरलैपिंग के बहुत पुअर ओवरलैपिंग है, ये ओवरलैपिंग पुअर ओवरलैपिंग होने की वजह से, पुअर ओवरलैपिंग होने की वजह से इसके जो रिंग के मेंबर थे ना वो इजीली डिटैच्ड हो जाते थे, डीअटैच्ड हो जाते थे फ्रॉम द साइक्लोप्रोपेन से, इसलिए ये मोर रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल है। इसका आंसर जे होगा। अब हम बात करेंगे कि बेयर स्टेन की लिमिटेशंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कि बेयर स्टेन की थ्योरी में लिमिटेशंस क्या थी। नंबर 1 लिमिटेशन, उसने कहा था कि जो साइक्लोपेंटेन है वो साइक्लोहेक्सेन से मोर स्टेबल है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। जो साइक्लोहेक्सेन है वो मोर स्टेबल है देन द साइक्लोपेंटेन। जो फर्स्ट लिमिटेशन है वो तो जे होगी। नंबर 2 लिमिटेशन, जब एंगल स्ट्रेन की माध्यम से ही हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं तो सिर्फ साइक्लोपेंटेन तक सीमित है। अगर साइक्लोहेक्सेन साइक्लोओक्टेन से भी एंगल स्ट्रेन से स्टेबिलिटी चेक करें तो वो नहीं चेक हो रही थी। इट मींस कि इसकी जो बेयर स्ट्रेन की थ्योरी है वो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन तक की सीमित थी। जब भी हम हायर साइक्लोअल्केन्स को एंगल स्ट्रेन से स्टेबिलिटी शो करने की माध्यम से देख पा रहे थे तो वो सभी गलत शो हो रहा था। जैसे कि साइक्लोपेंटेन से आगे साइक्लोहेक्सेन के बारे में इसने गलत बता दिया था। तो इसकी जो थ्योरी थी वो इसी तक सीमित थी, साइक्लोपेंटेन तक, और उसके हायर साइक्लोअल्केन्स के बारे में इससे नहीं बताया जा पाया। ये इसकी लिमिटेशंस होगी। तो अब हम बात करेंगे कि जो फर्दर साइंटिस्ट आए थे जिसने इसकी लिमिटेशन को करेक्ट किया था, अब उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी थी वो थी कोल्सन मोफिट थ्योरी।
हम वेट बॉन्ड थ्योरी भी बोलते हैं, वेट बॉन्ड थ्योरी और बनाना बॉन्ड थ्योरी, वेट बॉन्ड थ्योरी और बनाना बॉन्ड थ्योरी। सिर्फ वेट बॉन्ड थ्योरी और कोचर मोफेट ने सिर्फ इतना बताया था कि जो बॉन्ड एंगल था बिटवीन द इसमें, ना तो वो सिग्मा बॉन्ड था ना वो पाई बॉन्ड एंगल था, वो था वेट बॉन्ड बन रहा था। जैसे कि आप सभी बच्चों को पहले सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में मैं थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दूं, तो जो हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, उसमें जो बॉन्ड बन रहा था, जे अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग हो, हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, तो जे बनता है सिग्मा बॉन्ड। जे जो बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग हो, साइड वाइज ओवरलैपिंग, अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग हो तो वो बनता है पुअर बॉन्ड और उसे कहा जाता है पाई बॉन्ड। बट अकॉर्डिंग टू कोचर मोफेट थ्योरी, इसने कहा था कि जो बॉन्ड बन रहा है वो ना तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ना तो पाई बॉन्ड बन रहा है, वो कुछ इस प्रकार बॉन्ड बन रहा है, मींस कि उसके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में जा तो ना तो हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है ना साइड वाइज, कुछ इंटरमीडिएट बीच में से कुछ प्रोडक्ट बन रहा है जिसे कहा जाता है बेट। कुछ बेट प्रकार से बन रहा था कि इसमें कहा था कि कुछ बेट सब बन रहा है, जैसा कि बेयरस्टेन ने बोला था कि जो हमारी साइक्लोप्रोपेन की अगर एग्जांपल लेके चलिए तो उसने कहा था कि इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से बॉन्ड बन रहे हैं बीच में। उसने कहा था कि हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, बट कोचर मोफेट ने बताया कि वेट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है इसके बीच में, ना तो ये सिग्मा बॉन्ड है ना तो पाई बॉन्ड, के बॉन्ड कुछ इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार बॉन्ड कर रहा है इसके बीच में। ये थ्योरी थी कोचर मोफेट की। कोचर मोफेट की थ्योरी सिर्फ इतनी थी, इसने बताया था कि ना तो ये बॉन्ड बन रहे हैं जो बिटवीन कार्बन पेयर बॉन्ड्स हैं, ना तो ये सिग्मा बॉन्ड है ना तो पाई बॉन्ड्स है, जो बॉन्ड बन रहे हैं वो वेट बॉन्ड बन रहे हैं। बस कोचर मोफेट की थ्योरी सिर्फ इतनी ही थी। उसके बाद जो साइंटिस्ट आए थे वो आए थे सैचे-मोर्स थ्योरी। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी है वो है सैचे-मोर्स थ्योरी, जिसे हम स्टेबिलिटी ऑफ हायर साइक्लोएल्केन्स के नाम से भी जानते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ हायर साइक्लोएल्केन, जैसा कि हमें पता है कि बेयरस्टेन की जो थ्योरी थी वो सिर्फ साइक्लोपेंटेन तक ही सीमित थी, उसने फर्दर साइक्लोहेक्सेन साइक्लोपेंटेन के एंगस्टेन की वजह से स्टेबिलिटी तो बता ही नहीं पाया, उसकी स्टेबिलिटी मोर देन द साइक्लोहेक्सेन से आगे वाले साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी सैचे-मोर्स थ्योरी ने बताई थी। इसने क्या किया था, इसने कहा था कि जो बेयर ने बोला था कि ऑल द साइक्लोप्रोपेन्स ऑल द साइक्लोएल्केन्स आर प्लेनर, इसने कहा था कि वो प्लेनर नहीं है, वो फोल्डेड इन शेप है। 1918 में इस साइंटिस्ट ने थ्योरी दी थी, इसने अज्यूम किया था कि जो ऑल द साइक्लोएल्केन्स है वो प्लेनर इन शेप में नहीं है, वो फोल्डेड शेप में है। फोल्डेड शेप में तो इसने बोला था कि जो हायर साइक्लोएल्केन्स है उनकी कुछ दो प्रकार से स्ट्रक्चर बनती है, एक थी बोट फॉर्म, दूसरी थी चेयर फॉर्म। एक थी बोट फॉर्म और दूसरी थी चेयर फॉर्म। अगर हम डायग्रामेटिकली समझे तो बोट फॉर्म कुछ इस प्रकार थी और जो हमारी चेयर फॉर्म थी वो थी इस प्रकार। सॉरी, चेयर फॉर्म जो स्ट्रक्चर थी वो थी वो हमारी इस प्रकार थी। तो स्टूडेंट, जे हमारी होगी चेयर फॉर्म, जे हमारी होगी बोट फॉर्म। तो स्टूडेंट, उसने स्टेबिलिटी ऑफ हायर साइक्लोएल्केन्स के बताते हुए कहा था, उसने कहा था कि दो टाइप की स्ट्रक्चर होती है, चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म। स्टूडेंट्स, आपके लिए जो कल का होमवर्क है वो है कि पता करना कि इनमें से दो फॉर्म में से भी कौन सी मोर स्टेबल है, चेयर फॉर्म मोर स्टेबल है और बोट फॉर्म मोर स्टेबल है। तो स्टूडेंट्स, प्लीज काइंडली राइट डाउन दिस क्वेश्चन, which form is more stable between or from chair form और boat form। तो स्टूडेंट्स, ये आपका कल का होमवर्क है और हम अपना नेक्स्ट का जो लेक्चर है वो जो हमारा लास्ट का टॉपिक बचा हुआ है वो है हमारा कि रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन।
रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप ये वाला आंसर फाइंड आउट करके मेरे को सुबह फर्स्ट लेक्चर तक बता के रखना। आई होप यू ऑल द गाइस आर अंडरस्टैंड एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।